आगे बढ़ेंगे बात पतिकी में और हम आपको बता दें कि इजरायल और आतंकी संगठन हमास के बीच जारी जंग का आज 13वां दिन है। इजरायल चुन चुन कर आतंकी संगठन हमास के नेताओं को टारगेट कर रहा है। आज भी इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के कई इलाकों में बम बरसाए और हवाई हमले में कई इमारतों का नामो निशान मिटा दिया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे कई इमारतों से आग की लपटें निकल रही हैं। इजरायली सेना ने अपने हवाई हमलों में हमास के कई आतंकियों को मार गिराने का भी दावा किया है। आईडीएफ ने हमास की इकलौती महिला लीडर जमीला अल शांति को भी ढेर करने का दावा किया है। जमीला अल शांति हमास राजनीतिक ब्यूरो का कामकाज संभाल रही थी। 2004 में अल शांति के पति और हमास के सह संस्थापक अब्देल अजीज अल रंतीसी की इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई थी। इजरायल के हवाई हमले में गाजा में जबरदस्त तबाही देखी। इस बीच इजरायली सेना ने गाजा में आतंकी संगठन पीआरसी की मिलिट्री ब्रांच के प्रमुख को भी मार गिराने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि जब आईडीएफ के विमानों ने रफा में भयानक बमबारी की, इस दौरान आतंकवादी संगठन पॉपुलर रेजिस्टेंस कमेटी की सैन्य शाखा के प्रमुख रफत हर्ब हुसैन अबू हिलाल मारा गया। आईडीएफ ने गाजा पट्टी में हमास के नुकबा लड़ाकों को भी निशाना बनाया। इजरायली सेना ने सटीक हवाई हमले में 10 से ज्यादा नुकबा आतंकवादियों को मार गिराया। गाजा पट्टी में हमास के सैकड़ों ठिकाने, टैंक रोधी मिसाइल लॉन्चिंग पोस्ट और छुपने के लिए इस्तेमाल होने वाली सुरंगों को तबाह कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ के हमले में गाजा में फिलिस्तीनी राष्ट्रीय सुरक्षा बल का प्रमुख जिहाद मुहसिन भी मारा गया। इजरायली सेना ने हमास को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 13 दिन के युद्ध में अभी तक हमास के कई नेता और कमांडर मारे गए हैं। हमास के नुखबा जबलिया असॉल्ट कंपनी का सदस्य अली कादी को आईडीएफ ने हवाई हमले में मार गिराया। हमास के विदेशी मामलों का चीफ जाचरिया अबू मामर भी आईडीएफ ऑपरेशन में मारा गया। इसके साथ ही नुखबा खान यूनिस असॉल्ट कंपनी का कमांडर बिलाल अल कदरा को भी इजरायली सेना ने ढेर कर दिया। इजरायली फोर्स के हवाई हमले में हमास का कमांडर मुअताज ईद भी ढेर हो गया है। गाजा में हमास सरकार का वित्त मंत्री जोएद अबू भी इजरायली सेना के हमले में मारा गया। पिछले शनिवार को हमास के हवाई विंग का प्रमुख मेराद अबू भी मारा गया था और आज हमास के राजनीतिक ब्यूरो की एकमात्र महिला सदस्य जमीला अल शांति भी मारी गई। इजरायली सेना अब तक हमास पर हवाई हमले ही कर रही थी, लेकिन अब आतंकियों पर जमीनी धावा भी बोला जा रहा है। खबर मिल रही है कि हमास से बदला लेने के लिए इजरायली सेना वेस्ट बैंक में घुस गई है। इस दौरान हमास आतंकियों की खोज में जुटी इजरायली सेना पर लोकल आतंकी ग्रुप्स ने फायरिंग कर दी, जिसका जवाब इजरायल की सेना ने भी दिया। खबरों के मुताबिक इजरायली सेना ने रामल्ला के पश्चिम में बुद्रस गांव पर हमला किया। इसके साथ ही पश्चिमी तट के शहर तुलकार्म में आईडीएफ के जवानों का सामना आतंकियों से हुआ। तुलकार्म शहर में इजरायली सेना की गोली लगने के बाद 16 वर्षीय एक लड़के की भी मौत हो गई। वेस्ट बैंक में ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना ने हमास के आतंकी शिलो योसेफ अमीर का घर भी ध्वस्त कर दिया। इजरायली सेना गाजा के खान यूनिस और रफा के दक्षिणी इलाकों में भयानक बमबारी कर रही है। ऐसे ही एक हवाई हमले में एक ही परिवार के कम से कम 13 लोग मारे गए हैं। क्योंकि इजरायली सेना का बम उस इमारत पर गिरा जिसमें अल मजाहिदा परिवार रह रहा था। हमले के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागते और रोते बिलखते नजर आए। इजरायली सेना के हमले में कई इमारतें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। कई कारों को भी नुकसान पहुंचा। इजरायली हमलों से बचने के लिए काफी संख्या में लोग खान यूनिस आ गए थे, लेकिन यहाँ भी वो जीवन बचाने के लिए जूझते देखे जा रहे हैं। احنا اجينا من غزه قالوا لنا اطلعوا على الجنوب، اجينا على الجنوب لقينا الضرب مكثف في الجنوب. اجينا خشينا قعدنا في شقه اللي من ورانا صار ضرب ومن قدامنا صار ضرب. صار فيش امان يعني كل غزه ما فيش فيها गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायली हवाई हमलों में अब तक 3,400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने का दावा किया है। इजरायली सेना ने हमास के साथ साथ अब लेबनान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के अस्तित्व को भी खत्म करने की कसम खाई है। पिछले 12 घंटे में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की।
और इसी के तहत इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान में उन लॉन्चिंग साइट को निशाना बनाया जहां से हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल की ओर बमबारी कर रहे थे। IDF के मुताबिक लेबनान सीमा से सटे रोश हानिकरा से एंटी टैंक मिसाइलें दागी गई। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर निशाना लगाने के लिए इजरायली सेना ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है। इजरायली सेना के हमले के बाद लेबनान में कई जगहों पर धुएं का गुबार उठता देखा गया। हिजबुल्लाह ने माना है कि इजराइल के एयर स्ट्राइक में बुधवार को उसके 2 सदस्य मारे गए थे। इजराइल ने लेबनान से सटी सीमा पर सैकड़ों टैंक और हजारों सैनिक तैनात कर दिए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हिजबुल्लाह के आतंकवादी इजराइल पर हमास जैसे हमले की तैयारी में हैं और लगातार इजरायली जवानों को निशाना बना रहे हैं। इसकी जानकारी खुद इजरायली सेना ने दी है। IDF के मुताबिक लेबनान की ओर से इजराइल की सीमा में एक बार फिर 9 रॉकेट फायर किए गए, जिनमें से 4 को इजराइल के एरियल डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। लेबनान की तरफ से इजराइल की ओर कई एंटी टैंक मिसाइलें भी दागी गई। हिजबुल्लाह लगातार इजरायली सैन्य ठिकानों और इजरायली शहरों पर रॉकेट और मोर्टार भी दाग रहा है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल में घुसपैठ की कोशिश में भी लगे हैं। एक तरफ लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजरायली फोर्सेस को निशाना बना रहा है, तो दूसरी तरफ उसने अमेरिका समेत पूरे यूरोप और इजराइल को भी चेतावनी दी है और कहा कि वो पहले की तुलना में हजारों गुना अधिक मजबूत है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूरोप के नेताओं को सावधान रहना चाहिए। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमारे ऊपर जो कार्रवाई की गलती की जाएगी उसका करारा जवाब मिलेगा। लेकिन आतंकियों की चेतावनी को दरकिनार करते हुए इजरायली सेना ने कहा है कि हिजबुल्लाह के हर हमले का जवाब दिया जाएगा। של ארגון חיזבאללה לשטח מדינת ישראל תיתקל בתגובה משמעותית מצידנו। इजराइल के सैनिक लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के पक्षपाती रवैये पर भी नाराजगी जताई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान इजरायली राजदूत ने UN पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि UN को हमास और आतंकियों को मिटाने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सिर्फ मानवीय गलियारे और सहायता पहुंचाने की बात पर अड़ा रहता है। UNSC बैठक में फिलिस्तीन ने इजराइल पर बच्चों की हत्या करने का आरोप लगाया। फिलिस्तीन के मुताबिक इजरायली सेना 3500 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हत्या कर चुकी है, जिसमें 1000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA ने इजराइल हमास युद्ध को लेकर नई रिपोर्ट जारी की है। एजेंसी के मुताबिक गाजा पट्टी में 7 अक्टूबर से अब तक 10 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। इजराइल हमास युद्ध में अब तक फ्रांस के 24 नागरिकों की मौत हो चुकी है। बीते दिन फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने खुद इन आंकड़ों की पुष्टि की। एक जासूसी विमान, 2 युद्धपोत, 3 मर्लिन हेलीकॉप्टर और मरीन कमांडो की कंपनी भेजने के बाद ब्रिटेन ने एक बार फिर इजराइल को अपना समर्थन दिया। इस समर्थन को पुख्ता करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज खुद इजराइल पहुंचे, जहां बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उनका इजरायली अधिकारियों ने स्वागत किया। जबकि एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ऋषि सुनक ने साफ कर दिया कि उनकी इस यात्रा का मकसद क्या है। I'm pleased to be here in Israel at this important time. Above all, I'm here to express my solidarity with the Israeli people. You have suffered an unspeakable, horrific act of terrorism, and I want you to know that the United Kingdom and I stand with you. एयरपोर्ट पर पत्रकारों को संबोधित करने के दौरान लगातार सायरन की आवाज गूंजती रही, जबकि सुनक की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स मुस्तैद नजर आए। हालांकि पत्रकारों से बात करने के बाद वो ज्यादा देर तक वहां नहीं रुके और उनका काफिला फौरन वहां से निकल गया। इजराइल यात्रा पर पहुंचे ऋषि सुनक ने सबसे पहले वहां के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से मुलाकात की। हालांकि इस बैठक में सुनक थोड़े असहज नजर आए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने ऋषि सुनक से BBC की रिपोर्टिंग को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सुनक से कहा, हमें लगता है कि BBC ने हमास से जुड़े तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। BBC को ब्रिटेन के रूप में जाना जाता है, लिहाजा दुनिया भर में एक आक्रोश होना चाहिए ताकि सुधार हो और हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सके।
इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग की बात से ऋषि सुनक ने भी इत्तेफाक जताया और कहा कि हमें इसे वही कहना चाहिए जो ये है, एक दुष्ट आतंकवादी संगठन हमास द्वारा किया गया आतंकवादी कृत्य। यही नहीं, इस दौरान ऋषि सुनक ने इजरायल की ओर से किए जा रहे हमलों का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करना इजरायल का अधिकार और कर्तव्य है। इजरायली राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की यह मुलाकात यरूशलेम में हुई, जहां ऋषि सुनक के पहुंचते ही बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया। नेतन्याहू और सुनक एक दूसरे से गले मिले, हाथ मिलाया और हालचाल पूछा। इसके बाद दोनों नेता मीटिंग के लिए चल दिए, जिसमें मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। ब्रिटेन ने संकट की इस घड़ी में इजरायल का साथ देने का अपना वादा दोहराया, तो वहीं इजरायल ने सहयोग के लिए ब्रिटेन का शुक्रिया अदा किया। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इजरायल पहुंचे हैं। कल जो बाइडेन पहुंचे थे इजरायल, और तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़ी जो सुपर पावर्स हैं, उनके राष्ट्राध्यक्षों का या प्रधानमंत्रियों का इजरायल पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बाइडेन की ही तरह गाजा में निर्दोष लोगों को बचाने और उन तक मानवीय मदद पहुंचाने की पैरवी भी की। उन्होंने उम्मीद जताई कि इजरायल इसमें सहयोग कर रहा होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का शुक्रिया अदा करने के साथ बताया कि हमास ने 7 अक्टूबर को बड़ा आतंकी हमला किया, जिसकी वजह से इजरायल को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ रही है। You fought the Nazis 80 years ago, resolutely, and the entire world supported your action. President Biden called Hamas worse than ISIS. He's right too. Hamas are the new Nazis. They're the new ISIS. And we have to fight them together, just as the world, the civilized world, united to fight. बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि ये जंग लंबी चलेगी। 8 years ago, Prime Minister, the civilized world stood with you in your darkest hour. This is our darkest hour. It's the world's darkest hour. We need to stand together, and we want to win. वहीं ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने इजरायल को पूरा समर्थन देते रहने का वादा किया। That we absolutely support Israel's right to defend itself in line with international law, to go after Hamas, to take back hostages, deter further incursions, and to strengthen your security. तो इजरायल के प्रधानमंत्री ने इसे डार्केस्ट आवर कहा। ऋषि सुनक का क्या कुछ कहना था, वो आपको सुनवाते हैं। I know that you are taking every precaution to avoid harming civilians, in direct contrast to the terrorists of Hamas, which seek to put civilians in harm's way. इजरायल हमास के बीच जारी जंग को लेकर राजनीति चरम पर पहुंच गई। आतंकी संगठन हमास का समर्थन कर रहा ईरान सबसे ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। ईरान ने इजरायल के साथ साथ सुपर पावर अमेरिका को भी धमकी दे डाली। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने फिलिस्तीन में निर्दोष लोगों की मौत का बदला लेने की बात कही। हमले به بیمارستان پایان رژیم صهیونیستی آغاز خواهد شد। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अमेरिका पर भी इस अपराध में हिस्सेदार होने का आरोप लगाया। من به امریکایی‌ها میگویم امروز شما در مقابل چشمان مردم منطقه دارید موشک‌ها را از کشورهای منطقه وارد فلسطین اشغالی می‌کنید. دارید رژیم صهیونیستی رو مسلح می‌کنید. लेकिन अमेरिका को ईरान की गीदड़ भपकी रास नहीं आई और उसने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों को सक्षम बनाने के लिए ईरान, हांगकांग, चीन और वेनेजुएला में मौजूद लोगों और कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान की धमकियों के बावजूद इजरायल को फ्री हैंड दिया। जानकारी के मुताबिक बाइडेन ने अपने इजरायल दौरे में बेंजामिन नेतन्याहू को हमास पर फाइनल अटैक की हरी झंडी दिखाई। उन्होंने हर बार की तरह हमास की तुलना ISIS से की और उसकी बर्बरता का जिक्र करते हुए कहा कि हमास को माफ नहीं किया जा सकता। Hamas committed atrocities that recall the worst ravages of ISIS, unleashing pure, unadulterated evil upon the world. There's no rationalizing it, no excusing it, period. जो बाइडेन ने कहा कि न्याय के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, न्याय होकर रहेगा। Shock, pain, rage, an all-consuming rage,
I understand and many Americans understand. You can't look at what has happened here to your mothers, your fathers, your grandparents, sons, daughters, children, even babies, and not scream out for justice. Justice must be done. जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि इजराइल आतंकी संगठन हमास पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेगा। इजराइल अपने देश में बने और अमेरिकी हथियारों के जरिए हमास के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देगा। हालांकि जानकारों का मानना है कि इजराइल की खुलकर मदद करने की वजह से अरब देश अमेरिका से नाराज हो जाएंगे। लिहाजा जो बाइडेन ने बीच का रास्ता अपनाते हुए गाजा के लोगों को मानवीय मदद पहुंचाने की भी वकालत कर डाली। यही नहीं, तेल अवीव से न्यूयॉर्क की उड़ान के दौरान जो बाइडेन ने गाजा तक राहत सामग्री पहुंचाए जाने के मामले में इजराइल की नानुकुर पर आपत्ति जताई और उसे धमकी भी दे दी। Israel has been badly victimized, but you know the truth is that if they have an opportunity to relieve suffering of people who have nowhere to go, they're going to be, it's what they should do. And if they don't, they'll be held accountable in ways that may be unfair, but that's really the truth. जो बाइडेन ने कहा कि मिस्र के रास्ते गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाई जाएगी। पहले दौर में 20 ट्रक गाजा जाएंगे, जिसके लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने इजाजत दे दी है। He agreed that what he would do is open the gate to do two things. One, let up to 20 trucks through to begin with. Satterfield, my ambassador, is down there not down there, in Cairo now. He's going to coordinate this. He has my authority to. दरअसल मानवीय सहायता, चिकित्सा आपूर्ति, भोजन और कंबलों से लदे सैकड़ों ट्रक 48 घंटे से गाजा की ओर रवाना होने के लिए राफा क्रॉसिंग पर खड़े हैं। गाजा और मिस्र के बीच राफा क्रॉसिंग किसी भी तरह की आपूर्ति के लिए एकमात्र रास्ता है, लेकिन ये पिछले कुछ हफ्ते से बंद है। इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से गाजावासी, विदेशी नागरिक और मानवीय सहायता इस क्रॉसिंग को पार ही नहीं कर पा रहे। यही नहीं, रफा क्रॉसिंग पार करने के बाद ट्रकों को गाजा जाने से पहले इजराइल की ओर से किए जाने वाले निरीक्षण के लिए केरेम शालोम की ओर जाना पड़ता है, जबकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि गाजा के लोगों के लिए मदद इजराइल के रास्ते से होकर नहीं जाएगी। שלישית, לא נאפשר סיוע הומניטרי של מזון ותרופות משטחנו לרצועת עזה. लिहाजा गाजा के लोगों के लिए मदद लेकर मिस्र से निकले ट्रक अटके पड़े थे, लेकिन अमेरिका की मध्यस्थता के बाद नेतन्याहू मान गए, इस शर्त के साथ कि रफा क्रॉसिंग से ट्रक सीधे गाजा पट्टी चले जाएं। तो वहीं जो बाइडेन ने ये भी साफ कर दिया कि अगर हमास मिस्र से राहत सामग्री लेकर रवाना होने वाले ट्रकों को जब्त करता है या इसे नहीं जाने देता तो ये डील खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अमेरिका हमास को मानवीय सहायता भेजने के पक्ष में नहीं है। अमेरिका पशुपेश में है कि करे तो क्या करे। अगर वो इजराइल के कहे अनुसार चलता है तो अरब देशों के साथ उसके संबंध खराब हो जाएंगे, जिसका फायदा चीन उठा सकता है। और अगर अमेरिका इजराइल की मुखालफत करता है तो वो अपने सबसे पुराने और उस भरोसेमंद दोस्त को खो देगा जिसका इस्तेमाल वो अरब देशों पर दबाव बनाने के लिए करता है। अमेरिका की परेशानी वहां की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बयान से भी झलकती है, जिन्होंने कहा कि इजराइल को हमास के आतंक से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। साथ ही अमेरिका फिलिस्तीन के लोगों की आजादी का भी सम्मान करता है। हालांकि अमेरिका की कंफ्यूजन करने वाली ये पॉलिसी वहां के लोगों को समझ नहीं आ रही, जिसका विरोध करते हुए विदेश मंत्रालय के अधिकारी जॉश पॉल ने इस्तीफा दे दिया। वो हमास पर हमले के लिए इजराइल को घातक हथियार दिए जाने की मुखालफत कर रहे थे। इस सबके बीच दुनिया के कई देश गाजा के लोगों को मानवीय सहायता देने के लिए मैदान में उतर पड़े। अमेरिका के चिर प्रतिद्वंदी रूस ने मौके की नजाकत को देखते हुए गाजा वासियों के लिए अपनी बाहें फैला दी। युद्ध से प्रभावित गाजा पट्टी के नागरिकों को रूस मानवीय सहायता पहुंचाएगा। रूसी आपातकालीन स्थिति मंत्रालय के मुताबिक एक विशेष विमान IL-76 ने मॉस्को के पास रामेस्कोय हवाई क्षेत्र से मिस्र के लिए उड़ान भरी। ये विमान गाजा पट्टी के लिए मिस्र की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के प्रतिनिधियों को सहायता सामग्री सौंपेगा। रूस का मिनिस्ट्री ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस ऑफ द रशियन फेडरेशन गाजा पट्टी के लोगों को 27 टन मानवीय सहायता देगा।
जिसमें मुख्य रूप से खाद्य सामग्री जैसे आटा, चीनी, चावल और पास्ता शामिल है। वहीं दुनिया के कुल क्रूड रिजर्व की 18.2% की हिस्सेदारी और 403% फूड इन्फ्लेशन रखने वाला मुल्क वेनेजुएला भी गाजावासियों की मदद के लिए आगे आया। वेनेजुएला की सरकार ने गाजा के लिए 30 टन राहत सामग्री मिस्र को भेजी, जहां से ये ट्रकों के जरिए रफा क्रॉसिंग होते हुए गाजा पट्टी पहुंचेगी। गौरतलब है कि 3 दिन पहले ही फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से फोन पर बात की थी। महमूद अब्बास ने निकोलस मादुरो से कहा था कि हमास फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। जब तमाम देश अपना अपना पक्ष रख रहे हैं तो भला दुनिया का दादा बनने की कोशिश करने वाला चीन कैसे पीछे रहता। हालांकि चौंकाने वाली बात यह रही कि इस बार चीन ने भारत की तरह शांति की बात की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इजरायल हमास युद्ध को खत्म करने के लिए उसी सिद्धांत की वकालत की जिसके बारे में भारत पिछले कई सालों से कहता आया है। जिनपिंग ने भी दोनों देशों के बीच झगड़े को खत्म करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान पर जोर दिया। जिनपिंग ने मिस्र के प्रधानमंत्री से बात करने के बाद द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन किया। मिस्र के पीएम मुस्तफा मदबौली से जिनपिंग ने कहा है कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता लड़ाई को रोकना है। फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करने में चीन मदद करेगा। साथ ही चीन ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को हासिल करने पर जोर दिया। दरअसल मिस्र के पीएम मुस्तफा मदबौली बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनकी और जिनपिंग की मुलाकात हुई जिसमें चीन ने खुद को शांति दूत की तरह पेश करने की कोशिश की। हालांकि चीन ने फिलिस्तीन के व्यापक न्याय संगत और स्थायी समाधान के लिए मिस्र और बाकी अरब देशों के साथ मिलकर काम करने की बात भी की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्ट किए हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फिलिस्तीन के प्रति एकजुटता दिखाई। पाकिस्तानी क्रिकेटर शादाब खान, उसामा मीर, हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज ने फिलिस्तीन का झंडा शेयर किया। पिछले 3 दिनों में 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष इजराइल पहुंच चुके हैं। फिलहाल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल में हैं। कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल में थे। वहीं उनसे पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने दौरा किया था। गाजा हॉस्पिटल अटैक पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का नया बयान सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमास ने जानबूझकर हमला नहीं किया होगा, लेकिन उन्हें सीधे गोली चलाना सीखना चाहिए। And I'm not suggesting that Hamas deliberately did it either. It's that old thing, gotta learn how to shoot straight. इजरायली सेना हमास पर 2 तरफा वार कर रही है। एक तरफ ड्रोन की मदद से हमास के ठिकानों पर बम बरसाए जा रहे हैं, तो वहीं गाजा बॉर्डर पर तैनात टैंक बड़े जमीनी हमले के लिए तैयार हैं। इजराइल हमास के बीच जारी जंग गाजा के उन आम नागरिकों के लिए घातक साबित हो रहा है जिनका इजराइल में हुए हमले, आतंकी संगठन या उसके विचारों से कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो गाजा में हवाई हमले के बाद मलबे में बुरी तरह फंसी एक लड़की का है। लोग जी जान से लड़की को बचाने में जुटे हैं, लेकिन उसे अपनी जान से ज्यादा परिवार के बारे में चिंता है। इसीलिए वो लोगों से अपने घर के सदस्यों का हाल पूछती दिखी। गाजा के अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों का दावा है कि उनके यहाँ इलाज के लिए आने वाले घायलों में 40% से ज्यादा बच्चे हैं। 40% of all the cases that I've seen have been children. A lot of them have been like this. They've lost 1 or 2 parents. ये वीडियो भी गाजा का दर्द बयां कर रहा है, जिसमें एक बच्चा इजराइल के हवाई हमले में तबाह हुए अपने घर के मलबे में कुछ चीजें खोजता दिख रहा है। ये तस्वीर भी गाजा के हालात को बताने के लिए काफी है। और इस समय इजराइल हमास युद्ध पर एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इजराइल हमास जंग पर बयान दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि गाजा में निर्दोष नागरिकों की हत्या हो रही है, ये मानवता के खिलाफ अपराध है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि गाजा के लोगों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं को रोकना सही नहीं है। राहुल गांधी ने हमास के हमले को भी गलत ठहराया और कहा कि बेकसूर लोगों को बंधक बनाना भी गलत है और इजराइल पर हुए हमले की कड़ी निंदा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध रुकना चाहिए। गाजा के अल अहली अस्पताल में विस्फोट को लेकर इजराइल और हमास एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। इस बीच इजराइल की सेना ने हमले में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर किए जा रहे दावों पर सवाल खड़े किए।
साथ ही इजरायली सेना ने इस बात के भी सबूत दिए हैं कि गाजा के अल अहली अस्पताल पर किसने हमला किया। इसके लिए इजरायली सुरक्षा बल ने एक और वीडियो जारी किया है और अल अहली अस्पताल में विस्फोट के लिए एक बार फिर से फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार ठहराया है। इजरायली सेना ने जो वीडियो जारी किया है उसमें रॉकेट की चपेट में आने से पहले और बाद में अस्पताल और उसके आसपास के क्षेत्र को दिखाया गया है। साथ ही इजराइल की सेना ने उस दावे पर सवाल खड़े किए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अस्पताल में विस्फोट से कई लोग मारे गए। इजरायली सेना ने कहा है कि रॉकेट पार्किंग में फटा था और ऐसा लगता है कि घटना में कोई नहीं मारा गया। Open your eyes and see the true face of Hamas. Hamas carried out a massacre on innocent Israelis. इजरायली सेना ने पूछा है कि अगर वास्तव में 500 लोग मारे गए तो सभी के शव कहां हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के तेल अवीव से रवाना होने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक की और हमास के साथ जारी जंग और गाजा बॉर्डर पर हालात की समीक्षा की। इस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास को जड़ से मिटाने का संकल्प दोहराया। कैबिनेट मीटिंग में नेतन्याहू ने हमास के साथ जंग की रणनीति पर भी चर्चा की और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा उन्होंने अपने कैबिनेट सदस्यों के सामने रखा। इजरायली पीएम ने कहा है कि उन्होंने बाइडेन को गाजा के अल अहली अस्पताल में हुए विस्फोट में इस्लामिक जिहाद के हाथ होने के पुख्ता सबूत दिए हैं। אני מבקש לעדכן אתכם בכמה דברים מפגישתי עם הנשיא ביידן. אתמול בלילה, טרם המראתו של הנשיא לישראל, הצגתי בפניו הוכחות חותכות וברורות לכך שהג'יהאד האסלאמי ולא צה"ל הוא זה שירה את הטיל והוא זה שפגע בבית החולים בעזה. नेतन्याहू ने अपनी सेना और सूचना विभाग को अल अहली अस्पताल पर हमले का सच दुनिया के सामने प्रचारित करने का निर्देश दिया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में सड़कों पर अफरा तफरी दिखाई दी। सुरक्षा बल वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे जो वहां फिलिस्तीन के समर्थन में इकट्ठा हुए थे और नारेबाजी करने लगे। लेबनान के बेरूत में बड़ी तादाद में लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब सुरक्षा बलों ने भीड़ को काबू करने की कोशिश की, जिसके बाद वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों की पुलिसकर्मियों से हिंसक झड़प हो गई। वहां से आई तस्वीरों में कुछ प्रदर्शनकारी सुरक्षा कर्मियों पर कुछ फेंकते हुए भी दिखाई दिए। देखते ही देखते हालात ये हो गए कि सुरक्षा कर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पानी की बौछार करनी पड़ी। लेकिन ये सब यहीं पर नहीं रुका। फिलिस्तीनी समर्थकों ने सुरक्षा बलों पर आतिशबाजी का भी इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था मानो सड़क पर हथगोले फूट रहे हैं। बेरूत में प्रदर्शन के दौरान फैली हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कई इमारतें भी आग की लपटों से घिरी दिखाई दी। दुनिया भर में इजराइल हमास की जंग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों में एक तस्वीर अमेरिका से भी आई, जहां दिखा कि प्रदर्शनकारी अमेरिकी संसद यानी कैपिटॉल हिल में दाखिल होकर नारेबाजी करने लगे, जिन्हें कैपिटॉल हिल पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने काले कपड़े पहने थे और वो जंग को रोकने के लिए अमेरिका से दखल की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में जो बैनर लगे थे उन पर लेट गाजा लिव और सीज फायर नाउ जैसे स्लोगन लिखे थे। प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देने के बाद भी वो राजकीय इमारत से बाहर नहीं निकले। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के हाथ बांधे और उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान कैपिटॉल हिल बिल्डिंग को बाहर से भी प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और आसपास की सड़कें भी ब्लॉक कर दी। अमेरिका के ही कई शहरों में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और दुनिया इजराइल हमास जंग के बीच दो खेमों में बटी दिखाई दे रही है। एक तरफ इजराइल में सायरन सुनाई पड़ते हैं तो दूसरी तरफ गाजा से धुआं उठता दिखता है। जंग के 13वें दिन जी न्यूज के कैमरे में जो तस्वीर रिकॉर्ड हुई वो इजराइल के रुख को साफ करने वाली थी कि इजराइल हमास के हर ठिकाने को तबाह करने के बाद ही दम लेगा। और इसकी सबसे ताजा तस्वीर जी न्यूज के कैमरे में रिकॉर्ड हुई जब हमारी टीम गाजा बॉर्डर के बेहद करीब मौजूद थी और गाजा पट्टी की इमारतों से धुआं उठता दिखाई दिया।
गाजा पट्टी में जो उत्तरी गाजा है वहां पर हमास के एक आतंकी ठिकाने को इजराइल ने निशाना बनाया है। आप देखिए उस जगह पर हमला हुआ है, सामने जो बिल्डिंग दिख रही है जहां से धुआं उठता हुआ आपको दिखाई देगा। हमास का ये आतंकी ठिकाना है, उत्तरी गाजा का यह इलाका है और बीच में रह रहकर हमें यहाँ पर ये देखिए एक और धमाके की आवाज आपको सुनाई दे। इस तरह से हमला लगातार बॉर्डर पर चल रहा है, ये युद्ध चल रहा है। गाजा पट्टी में जहां धुआं उठ रहा था वो रिहायशी इलाके थे। घने बसे इलाकों से ही हमास के आतंकी ऑपरेट कर रहे हैं और खतरा ऐसा है कि कभी भी कहीं भी कोई रॉकेट आकर फट सकता है। हमास की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं जिन्हें इजराइल का आयरन डोम इस वक्त इंटरसेप्ट कर रहा है। हम लोग आगे खड़े थे लेकिन हमें ये कहा गया कि आप पीछे किसी सुरक्षित जगह पर छिपकर इस वक्त रिपोर्टिंग करिए क्योंकि हमले जारी हैं और इजराइल अब हमास के आतंकी ठिकानों को यहाँ पर निशाना बना रहा है। गाजा पट्टी जो मैं अपनी आंखों से यहाँ पर देख पा रहा हूँ उस इलाके में काफी धुआं निकलता हुआ। नागरिकों को हमास अपने कवच की तरह इस्तेमाल कर रहा है और इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान भी आम लोगों का ही हो रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने के लिए कहा है। गाजा बॉर्डर पर हमास तो वहीं लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला के ठिकानों पर इजरायली सेना हमला कर रही है। युद्ध का दायरा बढ़ता देख फ्रांस और ब्रिटेन ने लेबनान में रह रहे अपने नागरिकों को देश छोड़ने को कहा है। इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने गाजा अस्पताल पर हमले को युद्ध अपराध बताया। अरब लीग के चीफ ने कहा कि अस्पताल पर हमला शैतानी मानसिकता को दर्शाता है। इजरायली सेना के मुताबिक हमास के लड़ाके अभी भी इजराइल में बसे हो सकते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि हमास लड़ाकों के इजराइल में होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस टिकट बंटवारे पर फंसती हुई नजर आ रही है। खबर है कि अशोक गहलोत और पायलट खेमे के कुछ विधायकों का टिकट कट सकता है और यही वजह है कि टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में घमासान मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमा एक दूसरे को पटकनी देने में जुटा है। तो वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि अशोक गहलोत खेमे के कुछ विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं और जिन नेताओं के टिकट काटे जा सकते हैं उनमें शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर का नाम शामिल है। इन तीनों ही विधायकों पर पिछले साल कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक टिकट बंटवारे पर हुई बैठक में सोनिया और राहुल गांधी ने इन तीनों विधायकों के नाम पर नाराजगी जताई। हालांकि अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि वो सिटिंग विधायकों के टिकट काटने के पक्ष में नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर है कि गहलोत के विरोधी सचिन पायलट खेमे के भी कुछ विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं और इस लिस्ट में पायलट खेमे के उन नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं जिन्होंने साल 2020 में सचिन पायलट के साथ मिलकर पार्टी में बगावत की थी। खबर है कि बगावत करने वाले 19 में से 10 विधायकों का टिकट कट सकता है। हालांकि इन 10 सीटों पर सचिन पायलट के ही पसंद के दूसरे नेताओं को टिकट दिया जा सकता है। इस बीच प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सिर्फ जीत ही टिकट का पैमाना हो सकता है। मतलब ये कि टिकट उन्हीं को दिया जाएगा जो कैंडिडेट जीत सकता है। इस दौरान उन्होंने सचिन पायलट के साथ किसी भी तरह के विवाद से साफ इनकार कर दिया। हम सब एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूँ आपको। हालांकि बताया जा रहा है कि बगावत की आशंका को देखते हुए अब तक कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं हो पाए। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक इंजेक्शन तैयार करने का दावा किया है। ICMR के मुताबिक पुरुषों के लिए लंबे समय तक असर रखने वाले गर्भ निरोधक इंजेक्शन का 7 साल लंबा परीक्षण पूरा हो चुका है। ICMR का दावा है कि ये गर्भ निरोधक इंजेक्शन पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार है। इस इंजेक्शन का नाम रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस यानी RISUG रखा गया है। ICMR का यह भी कहना है कि ये इंजेक्शन 13 साल तक गर्भ निरोधक का काम कर सकता है और 13 साल बाद इस इंजेक्शन के असर को पूरी तरह पलटा भी जा सकता है। इस इंजेक्शन को पुरुष के स्पर्म डक्ट में डाला जाता है जिसके बाद इंजेक्शन में मौजूद पॉलीमर्स स्पर्म डक्ट की भीतरी दीवारों से चिपक जाते हैं। जैसे ही ये पॉलीमर्स पुरुष के स्पर्म्स के संपर्क में आते हैं ये उसे निष्क्रिय कर देते हैं और स्पर्म्स के निष्क्रिय होने की वजह से गर्भधारण की संभावना खत्म हो जाती है। ICMR के मुताबिक इस इंजेक्शन का परीक्षण 303 पुरुषों पर हो चुका है। इंजेक्शन लगाए जाने के बाद 7 साल तक उनके और उनकी पत्नी के स्वास्थ्य की निगरानी भी की गई। फिलहाल इस दवा को DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी नहीं मिली है। इसीलिए पुरुषों के लिए बना ये गर्भ निरोधक इंजेक्शन अभी बाजार में उपलब्ध नहीं होगा।
भोपाल से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। आरोप है कि एक डॉग ट्रेनर ने बेरहमी से पालतू कुत्ते को फांसी पर लटकाकर उसकी हत्या कर दी। ये घटना करीब 10 दिन पुरानी है, जिसका वीडियो अब सामने आया। क्रूरता की ये कहानी करीब 7 मिनट तक चली। इस दौरान कुत्ता जिंदगी बचाने के लिए जूझता रहा। वो छटपटाता रहा, कभी गेट पर चढ़ता तो कभी खुद को बचाने के लिए चिल्लाता, लेकिन डॉग ट्रेनर और उसकी सहयोगी का दिल नहीं पसीजा। सामने आए वीडियो में ट्रेनिंग सेंटर में काम करने वाली एक लड़की सबसे पहले कुत्ते को लेकर गेट के पास पहुंची और फिर कुत्ते को गेट पर लटकाने लगी। कुछ देर बाद डॉग ट्रेनर भी वहां पहुंच गया। उसने फंदा बनाकर डॉग के गले में डाला और फिर दोनों कुत्ते को गेट से लटकाने लगे। इस दौरान कुत्ता खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आरोपियों ने उसे नहीं छोड़ा। हालांकि कुछ देर बाद दोनों कुत्ते को अंदर ले गए। तब तक वो जिंदा था, लेकिन डॉग ट्रेनर कुत्ते को लेकर फिर बाहर आया और उसे तब तक फांसी पर लटकाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस ने डॉग ट्रेनर समेत 3 लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। अब हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो आपको अयोध्या की याद दिलाएंगी, जहां राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से पूरा हो रहा है। लेकिन असल में ये तस्वीर कोलकाता के संतोष मित्र स्क्वायर की है, जहां अयोध्या के श्री राम मंदिर जैसा दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तरी कोलकाता में बने इस भव्य पंडाल का उद्घाटन किया और पूजा अर्चना भी की। तस्वीरें आंखों में चमक भरने वाली है। इस पंडाल की प्रेरणा निर्माणाधीन राम मंदिर है और इसे इतनी बारीकी से तैयार किया गया है कि पहली झलक में ये फर्क कर पाना मुश्किल है। जी